Hello everyone. Second year physics chapter number 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट फैक्टर्स लिमिट द साइज ऑफ द बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ बेसिकली जब इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कॉइल रोटेट करती है इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है जिसको हम बैक ईएमएफ कह रहे होते हैं जी। वो जो बैक ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। मींस कि जितना जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होगा उस कॉइल में से, उतना ज़्यादा बैक ईएमएफ उसके अंदर इंड्यूस होगी। तो फ्लक्स चेंज करने के लिए मींस जब जल्दी जल्दी चेंज हो रहा होगा तो इसका मतलब यही है कि उसकी जो कॉइल की रोटेशनल स्पीड है वो ज़्यादा है। तो कॉइल की रोटेशनल स्पीड उसका एक और सेकंड फैक्टर होगा जिसके ऊपर वो बैक ईएमएफ डिपेंड कर रही होगी। तो इसका रिलेशन डायरेक्ट होगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। एंगुलर वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बैक ईएमएफ इंड्यूस होगी, और जितनी जो एंगुलर वेलोसिटी है कम होगी, मींस कि अगर हम लोड बढ़ा दें इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर तो उसकी जो कॉइल की रोटेशनल स्पीड है वो कम हो जाएगी, तो उसी तरह उसकी बैक ईएमएफ भी कम हो जाएगी। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी ईएमएफ, जो बैक ईएमएफ होती है वो डिपेंड कर रही होती है। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा बैक ईएमएफ होगी। बिकॉज हमने एसी जनरेटर वाले टॉपिक में ये रिलेशन पढ़ा है कि EMF इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी जो EMF है वो डिपेंड कर रही होती है। इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडी करंट। तो बैक ईएमएफ की वजह से एडी करंट्स जनरेट होते हैं जी। तो एडी करंट्स को मिनिमाइज करने से भी हम बैक ईएमएफ को लिमिटाइज कर सकते हैं। उसकी वैल्यू हम कम कर सकते हैं, ठीक है जी, बाय इंसुलेशन एंड बाय यूजिंग अदर फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाई डज बैक ईएमएफ टेंड टू डिक्रीज एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इंक्रीज। बेसिकली जी हमारे पास ये जो बैक ईएमएफ का रिलेशन है वो हमने एसी जनरेटर वाले टॉपिक में देखा था, विच इज ईएमएफ इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। अब अगर आप बाकी सारे फैक्टर्स को अभी के लिए कांस्टेंट मान लें, तो हम सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल स्पीड के साथ इसका रिलेशन देखें तो ये डायरेक्ट रिलेशन दोनों का बन रहा है। अब जितनी ज्यादा कॉइल की रोटेशनल स्पीड होगी उतनी ज्यादा हमारे पास बैक ईएमएफ होने वाली है। जैसे जैसे हम लोड इंक्रीज करेंगे, मींस पावर ज्यादा हम उससे वर्क डन लेना चाहेंगे मोटर से, उस तरह उसकी रोटेशनल स्पीड कम होती जाएगी। तो जितनी कम रोटेशनल स्पीड होती जाएगी उतनी कम हमारे पास जो बैक ईएमएफ है उसकी वैल्यू होगी। सो दैट इज वाई कि रोटेशनल स्पीड के साथ बैक ईएमएफ का जो लिंक है, अगर जो रोटेशनल स्पीड है वो कम हुई तो इधर से बैक ईएमएफ भी कम हो जाएगी। और रेट ऑफ डूइंग वर्क का इनसे रिलेशन कैसे है जी, क्योंकि हम ज़्यादा काम ले रहे हैं, ज़्यादा लोड बढ़ा रहे हैं उसके मोटर से हम ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना चाह रहे हैं। तो काम ज़्यादा लेंगे, लोड ज़्यादा हो जाएगा, तो रोटेशनल स्पीड कम हो जाएगी। रोटेशनल स्पीड कम होगी तो हैंस हमारे पास जो इंड्यूस ईएमएफ है वो भी कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इन फैराडेज एक्सपेरिमेंट व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉइल्स विद मेनी टर्न्स। बेसिकली हमारे पास जो फैराडेज लॉ है जी वो हमें ये बताता है कि जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा किसी भी कॉइल में से, उसमें से उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। या इसको हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो अब अगर आप यहाँ पर एक हम लेट से हम यहाँ पर एक सर्किट बनाएं कि हमारे पास जस्ट एक कॉइल हो, और यहाँ हम एक गैल्वानोमीटर लगा दिया, और उसके आसपास हम एक बार मैग्नेट लेट से मूव करवाएं, आगे टू एंड फ्रो मूव करवाते हैं बार मैग्नेट, तो इसमें से कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा इस कॉइल के अंदर ड्यू टू द इंड्यूस ईएमएफ, और वो इस सर्किट के अंदर मूव करेगा कॉइल, सॉरी करंट। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देते हैं,
तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास जो ईएमएफ होगी वो भी इंड्यूस करेगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, और ईएमएफ की ज़्यादा ईएमएफ की वजह से हमारे पास यहाँ पर करंट भी ज़्यादा जनरेट होने वाला है। ठीक है जी, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है कि हम ज़्यादा टर्न्स वाली कॉइल यूज़ करें इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर ईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, शो दैट द रिलेशनशिप ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। इसको सॉल्व करते हैं जी हम अभी। तो ईएमएफ इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ईएमएफ की वैल्यू है हमारे पास वर्क डन ओवर चार्ज। वर्क डन को आप मजीद एफ डॉट डी में लिख सकते हैं। तो फोर्स की डायमेंशन हमारे पास एम एल टी माइनस टू हो गई जी, और लेंथ हमारे पास एल आ गई, तो हमने इसकी डायमेंशन लिख ली एम एल टू टी माइनस टू। इसी तरह आप चार्ज के लिए लिख सकते हो आई इंटू टी। तो आई की हमारे पास ए आ गई, कैपिटल ए, और टी की हमारे पास कैपिटल टी। आप इन दोनों को लिख दें जी ईएमएफ के लिए। तो एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई ए इंटू टी। अब आप इनको सिंप्लीफाइड उसमें फॉर्म में लिख दें, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएं इन वैल्यूज़ को, तो हमें मिलेगा एम एल टू टी माइनस थ्री विद ए। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया जी। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इक्वेशन की, उसको सॉल्व करते हैं। वो है हमारे पास डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा फाई को मजीद आप बी डॉट ए में लिख सकते हो जी, बी डॉट ए ओवर डेल्टा टी। अब बी की वैल्यू हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, वो हम लिख सकते हैं जी, क्योंकि हमें रिलेशन पड़ता है एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा वाला। साइन अगर हम 90 डिग्री कंसिडर कर रहे हैं तो साइन 91 हो जाएगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास एफ ओवर आई इंटू एल। तो एफ की वैल्यू डायमेंशन हमें पता है एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय करंट ए, और लेंथ आ गई हमारे पास। ठीक है जी, इसको आप लिख लें और सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा एम एल की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, यहाँ से हमें मिलेगा टी माइनस टू इंटू ए। ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो एम टी माइनस टू ए, फिर आगे एरिया है तो एरिया एल स्क्वायर लिख देते हैं हम ओवर टाइम टी। ठीक है, तो अब हमें इसका आंसर मिलेगा एम एल स्क्वायर, टी की एक पावर ऊपर जाकर माइनस बन जाएगी, तो ओवरऑल जो पावर है कलेक्टिवली वो -3 हो जाएगी, और एम्पेयर हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी की डायमेंशन आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी अगर आप देखें तो ये दोनों डायमेंशंस सेम आ रही हैं। सो हेंस द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली consistent. Question number 5. Give the formula for the flux linkage in term of angular orientation. तो फ्लक्स का जो रिलेशन है फ्लक्स लिंकेज का, वो है जी हमारे पास एन फाई, वेयर फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। जो फ्लक्स होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है जी, तो डॉट प्रोडक्ट ओपन करें तो हमारे पास बी ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो ओवरऑल रिलेशन बन जाएगा बी एन ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह आप ओमेगा टी यूज करें तो बी एन ए कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स और एरिया को कांस्टेंट रखें तो हमारे पास जो फ्लक्स लिंकेज है वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली ऑन कॉज ओमेगा टी, और कॉज ओमेगा टी में जो वेरिएबल है वो एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक वर्क्स एक्सप्लेन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ब्रेक होती हैं जी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के थ्रू वर्क कर रही होती हैं।
हम जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम ये जो मैग्नेट्स हैं नॉर्थ और साउथ पोल इस पिक्चर में शो हो रहा है, इनको इंसर्ट कर देते हैं अबाउट दी रोटेटिंग डिस्क। अब डिस्क रोटेट कर रही है तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी जी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी कोई भी कंडक्टर मूव करेगा तो उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगी। उस ईएमएफ की वजह से इस डिस्क के अंदर एक करंट जनरेट होगा और इस करंट की वजह से इस करंट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब यहाँ पर आप देखें ये जो बी यानी कि ग्रीन कलर में हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस इन परमानेंट मैग्नेट की वजह से, ये जो ब्लू कलर में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हुई है, ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उस करंट की वजह से जनरेट हुई है जो कि यहाँ पर इस ईएमएफ की वजह से है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें ना गौर से जी, तो एक साइड के ऊपर ये जो ब्लू कलर का एरो है इसको मैं यहाँ पर बी ऑफ आई अगर लिख दूं कि यानी कि करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, तो एक तरफ ये एरो अपवर्ड है और एक तरफ ये एरो डाउनवर्ड है। अब जब ये डिस्क इस मैग्नेट के करीब आ रही होगी ड्यूरिंग रोटेशन, तो लेंस लॉ को अगर हम फॉलो करें ना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो करंट से जनरेट हुई है वो इस मैग्नेट के परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगी। इसको हम अपनी बेसिक नॉलेज से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमें अगर याद हो तो हमने एक ये चीज़ स्टडी की थी कि जब आप मैग्नेट को किसी कॉइल के करीब लेकर आते हैं तो जो वो कॉइल होती है वो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है कि उसका जो नॉर्थ पोल होता है परमानेंट मैग्नेट का, और जो जिस तरफ कॉइल का फेस होता है उस नॉर्थ पोल की तरफ, वो भी एज ए नॉर्थ बिहेव करने लग जाता है। और जब हम बार मैग्नेट को दूर लेकर जाने की कोशिश करते हैं तो उसी को कॉइल का वो वाला फेस जो थोड़ी देर पहले एज ए नॉर्थ बिहेव कर रहा था अब वो एज ए साउथ बिहेव करना शुरू कर देगा। तो सेम लाइक दैट यहाँ पर भी जब ये डिस्क करीब आएगी मैग्नेट के, उस टाइम के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अपोज करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, और जब यहाँ से दूर जा रही होगी इस मैग्नेट से, तो क्योंकि लेंस ला है तो हमने उसने हर वक्त अपोज करना है तो उस टाइम के ऊपर उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो इस तरह से ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को हर टाइम के ऊपर अपोज कर रही होंगी और वो जो डिस्क है वो फोर्सफुली रोक दी जाएगी। तो यहाँ पर यही सारा फिनोमेना हमने एक्सप्लेन किया है जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ एडी करंट इज मिनिमाइज्ड इन दी ट्रांसफार्मर। तो हम एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं जी कि हम एक सॉलिड आयरन कोर यूज करने की बजाय हम स्ट्रिप्स ऑफ आयरन यूज करें और हर दो कंसेक्यूटिव स्ट्रिप्स के दरमियान हम लेमिनेशन कर दें, तो हमारे पास जो एडी करंट है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। मीन्स के दो कंसेक्यूटिव लेयर्स के दरमियान है हम एक इंसुलेशन पुट अप कर दें, इंसुलेट कर दें दो कंसेक्यूटिव लेयर्स को, तो जो एडी करंट का फ्लो है वो सिर्फ एक ही कॉइल तक लिमिटेड हो जाएगा। तो इस तरह ओवरऑल हम पूरे ट्रांसफार्मर की जो कोर होगी उसमें से जो कंबाइंड फ्लो ऑफ करंट है उसको रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज यूज्ड इन कुक स्टॉप्स इन इलेक्ट्रिक रेंजेस। तो यहाँ पर अगेन वही हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला फिनोमेना यूज़ होगा जी, कि हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ करेंगे। पावर सप्लाई है हमारे पास, जैसे ही बैटरी से सप्लाई ऑन करेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी जी, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो करेगा। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस फ्राई पैन में एक ईएमएफ इंड्यूस करेगी, ईएमएफ की वजह से यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा जी, करंट की वजह से यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा और उसकी वजह से जो भी चीज़ हम कुक करना चाहते हैं वो कुक हो जाएगी। ठीक है जी। ये जो हीटिंग इफेक्ट है वो करंट का हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में से तो वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है। तो वही सेम फिनोमेना हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, और प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला है जी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बैक ईएमएफ इन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेशन। बैक ईएमएफ बेसिकली जब हम किसी कॉइल को करंट सप्लाई करते हैं और वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने प्लेस की भी हो। लेट्स से जी ये हमारे पास कॉइल है और इसको मैंने बैटरी से सप्लाई दी है जी, इसमें से करंट फ्लो करेगा लेट्स से इस डायरेक्शन में, तो करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी और ये कॉइल रोटेट करना शुरू कर देगी। ठीक है जी, इसकी रोटेशन की वजह से क्योंकि इसमें से भी करंट फ्लो कर रहा है तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने वाली है ड्यू टू दिस करंट। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्योंकि वो भी रोटेशन की वजह से बार बार चेंज होगी तो उसकी वजह से एक और ईएमएफ इंड्यूस होगी जिसको हमने बैक ईएमएफ कहना है। और फिर उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस होता है उस कॉइल में फ्लो करता है उसको हम एडी करंट कहते हैं जी। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे पास किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर बैक ईएमएफ जनरेट होती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इट इज एन एडवांटेज फॉर द आर्मेचर टू रोटेट इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड rather देन इन ए यूनिफॉर्म वन। तो हमारे पास जो टॉर्क का फार्मूला है जी, आर्मेचर मींस मोटर की जो कॉइल है उसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है उसका जो फार्मूला है वो है एन आई ए बी कॉस थीटा। तो बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एंगल इस तरह से सेट कर दें तो हमारे पास जो टॉर्क है उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। तो cos 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, इट मीन्स कि हमें कॉइल के प्लेन को हमेशा पैरेलल अगर हम रखें या इस तरह की एडजस्टमेंट करें कि कॉइल का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनाए तो उस टाइम के ऊपर जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। इसीलिए हम उस कॉइल को प्लेन को पैरेलल रखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाते हैं ताकि हर पॉइंट के ऊपर ये दोनों आपस में पैरेलल रहें और हमारे पास जो टॉर्क है वो मैक्सिमम क्रिएट हो। ठीक है जी। Question number 11, which material would you prefer while making transformer core? Iron, solid, soft iron, laminated soft iron, aluminium. And B part is, what is the reason for using this material? तो आंसर ऑब्वियस है जी हमारे पास कि हम लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन को चूज करेंगे। अब इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो आयरन है ये हमारे पास गुड कंडक्टर है। नाउ अब इस आयरन सॉफ्ट आयरन के हम मींस इसको यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग एज ए होल सॉलिड। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? क्योंकि हम इन स्ट्रिप्स के दरमियान लेमिनेशन करके और जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू बैक ईएमएफ उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जितनी ज्यादा अच्छी लेमिनेशन होगी उतनी ज्यादा अच्छी रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस फॉर एडी करंट, तो उतना एफिशिएंट हमारा ट्रांसफार्मर होगा। तो लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन विल बी मोर एंड मोर प्रेफरेबल फॉर मेकिंग द ट्रांसफार्मर कोर। ठीक है जी।